नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्र की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के योगी सरकार से सवालों की, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के हिंसक विरोध की, जानेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा क्यों फंसी विवादों में, योगी सरकार के मंत्री क्यों हो रहे हैं बागी, बात करेंगे महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की बढ़ती मुश्किलों की, दिल्ली में बिजली संकट की आहट की और बुलेटिन के आखिर में बात ओएनजीसी के निजीकरण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब में अब फीस नहीं बढ़ा पाएंगे निजी स्कूल, पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों पर फीस वृद्धि करने पर लगाई रोक। फिर गिरफ्तार हो सकते हैं डॉक्टर कफील खान, एक महिला के इलाज करने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। डॉक्टर कफील का दावा, बीमार महिला को जिस एम्बुलेंस में भेजा उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं था ऑक्सीजन। बिहार के शराबबंदी कानून पर झुकी नीतीश सरकार, अब पहली बार पकड़े जाने पर आरोपी को नहीं जाना होगा जेल। बिहार के शराबबंदी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जता चुका है चिंता। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 740 अंकों की तेजी के साथ 58,684 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 173 अंकों की तेजी के साथ 17,498 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों में पहले फेज की वोटिंग के दौरान ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे और लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को जमानत मिल गई थी। आशीष मिश्र पर किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप था। यूपी सरकार ने आशीष की जमानत का विरोध तो किया, लेकिन उसके तर्क इतने कमजोर थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल गई। लेकिन अब आशीष की जमानत खारिज होने के संकेत मिलने लगे हैं। 10 फरवरी को यूपी विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, तभी खबर आई कि आशीष मिश्र को जमानत मिल गई है। आशीष मिश्र, जिस पर आरोप है कि उसने किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, उसकी गाड़ी के नीचे दबकर 4 बेकसूर किसानों की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रही एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में माना आशीष मिश्र ही मामले का मुख्य आरोपी है। लेकिन आशीष मिश्र को जमानत मिल गई और 14 फरवरी जिस दिन यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही थी, आशीष मिश्र जेल से छूट गया। सवाल उठे कि आशीष मिश्र पर आखिर इतनी मेहरबानी की वजह क्या है। राज्य सरकार पर कोई दबाव था जिसने आशीष की जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध नहीं किया, क्योंकि आशीष मिश्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है। अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी से बीजेपी सांसद हैं और उनकी ही पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसे में सवाल उठे कि यूपी में योगी सरकार के आशीष मिश्र पर नरम रवैये के चलते ही उसे जमानत मिली है। हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने चुनौती नहीं दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार को जाना था। एसआईटी को अपील करनी थी कि हाईकोर्ट फैसला गलत है, लेकिन एसआईटी और योगी सरकार दोनों इसी बात से खुश थे कि उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत का विरोध किया था और उनका काम पूरा हो गया था। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और योगी सरकार सवालों के घेरे में है। सीजेआई एनवी रमन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने यूपी सरकार के वकील से सवाल किया कि निगरानी न्यायाधीश की रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि उन्होंने जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी। उन्होंने सिफारिश की है कि मिश्र को दी गई जमानत को चुनौती दी जानी चाहिए। आप अपना रुख बताइए। इन सवालों से योगी सरकार बुरी तरह से फंसी दिख रही है। इस मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक का वक्त दिया है। उसी दिन मामले की आगे सुनवाई भी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों से साफ है कि आशीष मिश्र की जमानत खारिज हो सकती है और वो एक बार फिर जेल पहुंच सकता है। लखीमपुर खीरी में बीजेपी नेता ने शांतिपूर्ण किसानों की आवाज दबाने की कोशिश की, तो दिल्ली में भी बीजेपी के कार्यकर्ता अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने की कोशिश में जुटे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन में पीएम की भूमिका पर सवाल खड़े किए, तो आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के आवाज पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली में आज उस वक्त हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर हमले की खबर सामने आई। अरविंद केजरीवाल के घर पर कुछ शरारती तत्वों ने जमकर हंगामा किया और इस हमले में सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए। आम आदमी पार्टी ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर उनके घर के बाहर आज बीजेपी का प्रदर्शन था। अरविंद केजरीवाल के आवास पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शन की अगुवाई तेजस्वी सूर्या कर रहे थे। हमले के बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि
दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए हैं। गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए हैं। मनीष सिसोदिया की माने तो बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत ये हमला किया है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या करने पर तुली है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस को भी निशाने पर लिया है। खबरों की माने तो बीजेपी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल से कश्मीरी पंडितों के मसले पर माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निवास पर भाजपाई गुंडे हमला कर देते हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें रोकने की जगह उनके साथ खड़ी दिखती है। भाजपाइयों, याद रखना, सबका हिसाब लिया जाएगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता वक्त आने पर तुम्हें वोट की लाठी से पीटेगी। दिल्ली पुलिस ने 70 लोगों को हिरासत में लिया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी और आपका ये घमासान कहां जाकर थमता है। पहले किसानों की आवाज दबाने की कोशिश हुई तो अब एक मुख्यमंत्री की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। सवाल दिल्ली के सीएम के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन पर ही नहीं उठ रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में एक ही विषय के पेपर बार बार कराने की परंपरा बनती दिख रही है। आज 12वीं की परीक्षा थी, अंग्रेजी का पेपर था, लेकिन अब छात्रों से कहा गया है कि 13 अप्रैल को आइएगा, दोबारा परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि पेपर लीक होने की खबर है। योगी सरकार यूपी के युवाओं से रोजगार देने के बड़े बड़े वादे तो करती है, लेकिन राज्य में हो रही परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक के बढ़ते मामले सरकार को कटघरे में खड़ा तो करते ही हैं, साथ ही बच्चों के भविष्य की चिंता भी होती है। ऐसे में अब एक बार फिर यूपी से परीक्षा लीक होने का मामला सामने आया है। यूपी बोर्ड के 12वीं कक्षा के अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है, जिसकी वजह से 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 13 अप्रैल को होगी, लेकिन इस मामले से योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने पेपर लीक को व्यवसाय बताते हुए कहा कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय बदस्तूर जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम भाजपा सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूर्ण होने नहीं देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफियाओं पर दिखाने के लिए ही सही कागज का ही बुलडोजर चलवा दे। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार को रोजगार देने में असमर्थ बताया है। हालांकि अब परीक्षा की नई तारीख का ऐलान तो हो गया है, लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और योगी राज में पेपर लीक करने वाले माफिया खुलेआम घूम रहे हैं और योगी सरकार सो रही है, क्योंकि योगी सरकार ने अगर अपने पहले कार्यकाल में ही इन माफियाओं पर नकेल कस ली होती तो दूसरे कार्यकाल में ऐसा ना होता। यानी एक एक करके योगी के सारे झूठे दावों की पोल खुल रही है। योगी सरकार पेपर लीक मामले में रिकॉर्ड बनाती दिख रही है। किसी का भी पेपर हो, लीक तो हो ही जाता है, जिससे परीक्षा देने वाले लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। योगी राज में सिर्फ छात्र मुश्किल में नहीं दिख रहे हैं, सरकार में शामिल मंत्री भी मुश्किल में दिख रहे हैं और इसके पीछे है वो नियम जो योगी आदित्यनाथ ने इस बार मंत्रियों को लेकर बनाया है। कई मंत्रियों ने तो इसे मानने से ही मना कर दिया है। सीएम की कुर्सी पर बैठते ही सीएम योगी अपने तानाशाह रूप में नजर आ रहे हैं। पहले मंत्रालयों के बंटवारों में उन्होंने केंद्र को अनसुना किया और अब एक ऐसा फैसला लिया जिस पर उनके मंत्री ही नाखुश नजर आ रहे हैं और उनके फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल यूपी में दूसरी बार शपथ लेने वाले सीएम योगी ने कार्यभार ग्रहण करते ही मंत्रियों के लिए नया नियम बना दिया। सीएम के नए नियम के मुताबिक मंत्रियों को अपने पसंद का निजी स्टाफ रखने की आजादी नहीं होगी। उन्हें एक खास सूची दी जाएगी और उसमें से ही मंत्रियों को अपना स्टाफ चुनना होगा, यानी निजी स्टाफ भी सीएम की पसंद का ही होगा। पहले सीएम ने विभागों के बंटवारे में अपनी पसंद के हिसाब से बंटवारा किया और गृह मंत्रालय सहित सबसे ज्यादा यानी 34 विभाग सीएम योगी ने अपने पास ही रखे हैं। ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को दोनों डिप्टी सीएम सहित करीब 10 मंत्रियों ने नकार दिया है और अपने पुराने स्टाफ की मांग की है। करीब 1.5 दर्जन मंत्रियों की तरफ से पसंद वाले स्टाफ की मांग सचिवालय प्रशासन विभाग से की गई है, जिसके बाद सचिवालय प्रशासन के उच्चाधिकारी मुश्किल में है। अब मंत्रियों की मांग से संबंधित फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजने की तैयारी है। अब सीएम योगी इस पर क्या फैसला लेंगे ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन कार्यभार संभालते ही योगी के ये तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि अब यूपी में सिर्फ योगी की चलेगी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और अपने ही मंत्रियों के खिलाफ जाना योगी को भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि योगी का दूसरा कार्यकाल वैसे भी
ही चुनौतीपूर्ण है और विपक्ष भी शुरुआत से ही सक्रिय नजर आ रहा है। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में पहले ही दिन योगी को अपने तेवर दिखा दिए थे। ऐसे में अपने ही मंत्रियों की नाराजगी योगी के लिए आगे की राह मुश्किल कर सकती है। खैर, अब मंत्रियों की बगावत का क्या अंजाम होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सरकार बनते ही संकट में फंस गई है यूपी की योगी सरकार। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सभी की नजरें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी टिकी हैं, क्योंकि उद्धव सरकार के भविष्य का फैसला होना है। वैसे कांग्रेस की ओर से सरकार से समर्थन वापसी के कोई संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों के तेवरों ने जरूर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। हर नेता मौके पर चौका लगाने की फिराक में रहता है। महाराष्ट्र की सियासत में भी इस वक्त सियासी बवंडर के आसार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार चल रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। खबरों की माने तो कांग्रेस के विधायकों ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में तीनों दलों की सरकार चल रही है और तीनों दलों के बीच तकरार की खबरें लगातार आती रहती हैं। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के कम से कम 25 कांग्रेस विधायकों ने महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ ही शिकायत करने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है। इन बागी विधायकों का आरोप है कि उनकी ही पार्टी के मंत्री उनकी चिंताओं का जवाब नहीं देते हैं। विधायकों ने एक खत में सोनिया गांधी से चीजों को ठीक करने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विधायकों ने कहा है कि सरकार में मंत्री, विशेष रूप से कांग्रेस के मंत्री, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, अगर मंत्री विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में काम को लागू करने को लेकर अनदेखी करेंगे तो पार्टी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कैसे करेगी। साथ ही कांग्रेस विधायकों ने तालमेल की कमी पर भी सोनिया गांधी का ध्यान खींचा है। इन विधायकों ने ये भी कहा है कि सरकार में मंत्री बैठक कर लेते हैं और उसकी जानकारी बाद में मिलती है। एक कांग्रेस विधायक के मुताबिक जब एच.के. पाटिल ने हाल ही में एक बैठक की थी जिसमें कांग्रेस मंत्रियों को 3-3 विधायक आवंटित किए गए थे। ये स्पष्ट रूप से एमवीएस सरकार बनने के कुछ महीने बाद किया गया था, लेकिन हमें इसके बारे में केवल 2.5 साल पहले ही पता चला। अब भी कोई नहीं जानता कि कौन सा मंत्री हमसे जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि पार्टी एनसीपी से पिछड़ गई क्योंकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नियमित रूप से एनसीपी विधायकों से मिलते हैं, धन आवंटित करते हैं और उनकी शिकायतें सुनते हैं। विधायकों ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से जल्द इस मामले के निपटारे के लिए कहा है। साथ ही ये भी चिंता जताई है कि अगर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की हालत पंजाब जैसी हो जाएगी। इस वक्त गेंद सोनिया गांधी के पाले में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस के लिए संकट मोचक बन पाएंगी या नहीं। महाराष्ट्र के 25 विधायकों का दिल्ली पहुंचना संकेत दे रहा है कि समस्या बड़ी है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष को जल्दी ही कोई फैसला लेना होगा। समस्या दिल्ली के नागरिकों के सामने भी आ सकती है। गर्मी तेजी से बढ़ रही है, जिसके साथ ही बढ़ रही है बिजली की खपत और बिजली को लेकर अब केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल अक्सर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते नजर आते हैं और ऐसे में अब दोनों के बीच एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है और इस बहस का कारण है बिजली। दरअसल गर्मियां आते ही राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग तेजी से बढ़ती है। राजधानी में मई और जून के महीने में कम से कम 8,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के बारे में सोचने के बजाय बीजेपी शासित हरियाणा को फायदा पहुंचाने का फैसला किया है और केंद्र सरकार ने बिजली का बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्य हरियाणा को देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं और दिल्ली सरकार केंद्र पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र अपनी सफाई पेश कर रहा है। मंत्रालय का कहना है कि दिल्ली ने खुद इतनी बिजली छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र के इस कदम से राजधानी में बिजली का संकट खड़ा हो जाएगा। बता दें कि 28 मार्च को ऊर्जा मंत्रालय के सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि दादरी 2 पावर स्टेशन पर दिल्ली सरकार के बिजली की मात्रा छोड़ने और हरियाणा सरकार की इच्छा को देखते हुए फैसला किया गया है कि 728 मेगावाट बिजली 1 अप्रैल 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक हरियाणा को दी जाएगी।
इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय ने एनटीपीसी के दादरी पावर प्लांट से दिल्ली को बिजली न देने का फैसला कर लिया है। हालांकि दिल्ली में बिजली विभाग का कहना है कि केंद्र का ये आदेश गलत है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केवल दादरी एक प्लांट की 750 मेगावाट बिजली को छोड़ने का फैसला किया गया है। अब दोनों सरकारों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बहस को देखकर ये बता पाना तो मुश्किल है कि किसके आरोप सही हैं। लेकिन इस बहस और केंद्र के बीजेपी शासित राज्य को फायदा पहुंचाने की चालाक नीति का हर्जाना सिर्फ दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस गहराते बिजली संकट को कैसे रोकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकारी कंपनियों के निजीकरण की। देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी एक बार फिर सुर्खियों में है। देश की महारत्न कंपनी पर लंबे वक्त से मोदी सरकार की नजर थी। मोदी सरकार ने जब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के निजीकरण का फैसला किया, उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि अगला नंबर ओएनजीसी का हो सकता है। जबकि सरकार का दावा था कि ओएनजीसी का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन अब ओएनजीसी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। 2014 के बाद से ही मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश को कंगाली, महंगाई और बेरोजगारी की आग में धकेल दिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आई कई रिपोर्टों में इसका खुलासा हो चुका है। लेकिन मोदी सरकार को देश से ज्यादा बीजेपी पार्टी की परवाह है। देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने मुट्ठी भर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को भी अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया है। ये बात हम नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस कहती आई है और ये 100% सच भी है, क्योंकि मोदी सरकार सरकारी घाटे को मुनाफे में दिखाने के लिए लगातार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। दुनिया की सबसे विश्वसनीय फोर्ब्स मैगजीन भी इस बात पर मोहर लगा चुकी है कि मोदी कार्यकाल में अडानी और अंबानी की संपत्ति दुगनी हो गई है। अब केंद्र की मोदी सरकार की नजर ओएनजीसी पर है। देश की दिग्गज ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर कंपनी ओएनजीसी में मोदी सरकार 1.5% तक की अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में हिस्सेदारी बेचकर सरकार करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाएगी। ऑफर फॉर सेल का फ्लोर प्राइस मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ओएनजीसी के क्लोजिंग प्राइस से 7% के डिस्काउंट पर है। ओएनजीसी के शेयर मंगलवार को बीएससी में 171 रुपए 5 पैसे पर बंद हुए। सरकारी कंपनी ओएनजीसी में केंद्र की हिस्सेदारी 60.41% है। ओएनजीसी देश के ऑयल एंड गैस का आधा प्रोडक्शन करती है। आपको बता दें कि कंपनी ने बिक्री पेशकश के लिए मूल्य 159 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। ओएनजीसी ने मंगलवार को शेयर बाजार से कहा कि ये मूल्य बीएससी में मंगलवार को कंपनी के शेयर के बंद भाव 171 रुपए 5 पैसे के मुकाबले 7% कम है। बिक्री पेशकश में 25% शेयर म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों के लिए, जबकि 10% खुदरा निवेशकों के लिए निर्धारित है। खुदरा निवेशक 2 लाख रुपए मूल्य तक के शेयर के लिए बोली जमा कर सकते हैं। ओएनजीसी के कर्मचारी 5-5 लाख रुपए तक के मूल्य के शेयर के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।